ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस, जो सेशन आपका 68 होगा। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 13, जो आपका नया चैप्टर है। प्रीवियस चैप्टर में हम लोगों ने रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स को अच्छे से पढ़ा था। बहुत सारे टॉपिक उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था। जो लोग भी वो नहीं देखे हैं प्रॉपर, वो देख लेंगे। और लंबे समय के बाद ये वीडियो आपको मिल रहा है, क्योंकि बीच में एग्जाम चल रहा था पोस्टमिड, तो पोस्टमिड के बाद ये वीडियो आपके सामने अवेलेबल है। चैप्टर 13 को हम लोग शुरू करने से पहले कुछ चीजें हम लोग क्लास 6 वाली बातें पढ़ेंगे, उससे रिवाइज हो जाएगा, फिर आगे चल के हमको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो सबसे पहले ये वर्ड को जरा देखिए, ये क्या लिखा हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आगे चल के इससे क्वेश्चन तो इतने मिलते हैं, कंपटीशन में जाए, कहीं एग्जामिनेशन देना है, कहीं भी कुछ भी जाए, बहुत सारे टॉपिक्स आपको मिलेंगे, इसमें कवर करने के लिए मिलेंगे। तो यहाँ पे मोशन इन टाइम, ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए। तो सबसे पहले मोशन क्या होता है, मोशन क्या होता है, ठीक है। तो और रेस्ट क्या होगा, जब मोशन क्या होगा, रेस्ट क्या होगा, इन दो टॉपिक जो हम लोगों ने 6 में पढ़ा था, उसके ऊपर थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं। मोशन कहा जाता है कि इफ एनी ऑब्जेक्ट यानी बॉडी चेंज देयर पोजीशन, चेंज देयर पोजीशन respective to time, respective to time is called motion, है ना। अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइम के रिस्पेक्ट में अपना पोजीशन चेंज करता है तो वो मोशन में होना कहलाता है। लेकिन अगर कोई नहीं चेंज करता है, इफ एनी object does not change their position, respective to time, is called rest। अगर, है ना, या हम कह सकते हैं कि इट्स सेड टू बी इन रेस्ट और इट्स सेड टू बी इन मोशन। हम कह सकते हैं कि वो रेस्ट में है या मोशन में है, ठीक है। इतनी बातें आपको पहले ही समझ में आ गई होगी। अब यहां पे देखा जाता है कि टाइप्स ऑफ मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन। देखिए, मोशन दो तरह का होता है, ठीक है। मोशन दो तरह का होता है। एक को बोलते हैं ट्रांसलेटरी मोशन, है ना, ट्रांसलेटरी मोशन, और दूसरे को बोलेंगे नॉन ट्रांसलेटरी मोशन, नॉन ट्रांसलेटरी मोशन। अब देखो गौर से, यहाँ पे ट्रांसलेटरी मोशन कहने का मतलब है कि पूरी बॉडी इसका एक जगह से दूसरी जगह चला जा रहा है। जैसे कि फैन में भी मूवमेंट है, फैन में मोशन होता है, लेकिन फैन आपका ट्रांसलेटरी मोशन नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि किसी सेंटर से ये जकड़ा हुआ है, किसी सेंटर से जकड़ा हुआ है, और उसी जकड़े हुए सेंटर से ये आगे बढ़ता है। तो ये नॉन ट्रांसलेटरी मोशन हुआ, लेकिन उसी में ट्रेन है, वो यहां से दिल्ली पहुंचता है, वो ट्रांसलेटरी मोशन हुआ। क्यों ट्रांसलेटरी मोशन हुआ? कि उसकी पूरी बॉडी एक जगह से दूसरी जगह जाता है। अब इसके दोनों के कई ब्रांच हो सकते हैं। लीनियर मोशन, कर्व लीनियर मोशन, ठीक है, कर्व लीनियर मोशन। इसके बाद सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन के बाद, शायद आपको सही से दिख नहीं रहा होगा, ये पूरे दोनों का डेफिनेशन आप लिख लेंगे। हालांकि 6 में भी आपने पढ़ा था, और फिर इसको मैं सही से लिख रहा हूं। ओके, दोनों का डेफिनेशन आपको याद करना है, और यही चीज आपका होमवर्क में क्या लिखा आपने, लीनियर मोशन, नंबर 2 कर्व लीनियर मोशन, नंबर 3 में सर्कुलर मोशन,
नंबर 4 सर्कुलर मोशन के बाद पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन। नंबर 5 रैंडम मोशन, रैंडम मोशन, ठीक है। ये इतने सारे मोशन। उसके बाद ऑक्सीलेटरी मोशन, ऑक्सीलेटरी मोशन पेंडुलम वाला जो होता है ऑक्सीलेटरी मोशन। इसके बाद होता है वाइब्रेशन, वाइब्रेशन इसको रैपिड मूवमेंट ऑफ ऑक्सीलेशन का नाम है, रैपिड मूवमेंट ऑफ ऑक्सीलेशन। जैसे आपने देखा होगा कि ये एक रबर इसमें फंसा के यहाँ पकड़ के इसको पकड़ के खींच दीजिए नीचे की ओर, तो ऐसे कुछ बनता है और आपको वाइब्रेशन और गनगनाहट की आवाज भी सुनाई देगी, तो इसको वाइब्रेशन बोलते हैं। बहुत सारे मूवमेंट जो वाइब्रेशन से ही होता है, जैसे गिटार सितार इन सब के जो स्ट्रिंग होते हैं उनमें वाइब्रेशन होता है, जिसके कारण से हमें उसके साउंड सुनाई देता है, उसमें कुछ सुनाई देने का काम करता है। तो अब इसमें कहा जा सकता है कि कौन से ऑब्जेक्ट, ये सब 6 क्लास में आप पढ़े हुए हैं, इसलिए इसका डेफिनेशन पूरा पढ़ने लिखाएंगे। जिनको भी अगर प्रीवियस ये नहीं पता है एक बार रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। क्लास 6 की बुक से भी ये सारे डेफिनेशन वहां दिया हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखना है कि कैसे हम कह सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट फास्ट है, ठीक है। हालांकि इसमें डेफिनेशन यहाँ भी है, लीनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, इन सारे डेफिनेशन आपके पेज नंबर 204 में लिखा हुआ है। जो मैंने लिखा थोड़ा सा एक बार आप बुक रीड करेंगे, ठीक है। और उसमें 204 पेज चैप्टर 13 जहां से स्टार्ट हो रहा है वहां पे ये सारे डेफिनेशन लिखा हुआ है। लीनियर मोशन किसको कहेंगे? जब कोई ऑब्जेक्ट एकदम सीधा मूव करेगा, इसको कहेंगे हम लोग लीनियर मोशन, ठीक है। जब यही मोशन ऐसे कर्व होकर के अगर मूव करेगा तो इसको हम लोग कहेंगे कर्व लीनियर मोशन, ठीक है। ऑक्सीलेटरी मोशन कहलाता है, जैसे ये पेंडुलम है, यहां से अब ये बेचारा ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, इसको हम लोग ऑक्सीलेटरी मोशन कहते हैं, ठीक है। सर्कुलर मोशन हो गया, जैसे हम फैन का एग्जांपल दिया हमने, सर्कुलर मोशन जो पूरे एक सर्कल के चारों तरफ घूमेगा। रैंडम मोशन होता है, जैसे कोई फुटबॉल प्लेयर है, वो ग्राउंड में कब किधर दौड़ेगा इसकी कोई गारंटी नहीं। आप मक्खी या मच्छर को उड़ते हुए देखे होंगे, वो कब और किधर उड़ जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं। ये रैंडम मोशन कहलाता है, रैंडमली वो कहीं से भी कहीं घूम सकता है, दैट इज कॉल्ड रैंडम मोशन, ठीक है। कोई प्रॉपर डायरेक्शन नहीं होगा तो रैंडम मोशन कहलाएगा। उसके बाद पीरियोडिक मोशन है, जैसे देखिए एवरी मॉर्निंग आप सन को अपने पोजीशन पर देखते हैं मॉर्निंग में, हालांकि सन मूव नहीं करते हैं, सन फिक्स है, रिवॉल्यूशन हो रहा है किसका? अर्थ का। तो इसी रिवॉल्यूशन में आपको एवरीडे लगता है कि सन ये ईस्ट की तरफ दिख रहे हैं। क्यों दिख रहे हैं? हर 24 आवर के बाद वो क्यों दिख रहे हैं? कि हर 24 आवर के बाद अर्थ एक रोटेशन करता है, जिससे हमको लगता है कि सन यहाँ पे हमको दिख रहा है। क्लियर? तो ये पीरियोडिक मोशन कहलाएगा। आप घड़ी के सुई को देखिए, घड़ी के सुई हर 60 सेकंड के बाद वो अपने पोजीशन पे चला आएगा। मिनट वाला सुई है, मिनट वाला नीडल है, वो हर 60 मिनट के बाद अपने पोजीशन पर चला आएगा। डायनेस ये पार्टिकुलर पीरियड के बाद जो मूवमेंट करेगा, इसी को हम लोग कहेंगे पीरियोडिक मोशन, है ना। पीरियोडिक मोशन समझ में आ गया। अब है इसके बाद है स्पीड। स्पीड क्या होगा, है ना। स्पीड ए बॉडी, ठीक है, चेंज देयर डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। मतलब कोई ऑब्जेक्ट जो है 1 घंटे में, मान लीजिए कि 3 घंटा का समय लेता है, 3 आवर्स का समय लिया और 180 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है। तो पर यूनिट एरिया, तो ये 3 घंटे में ट्रेवल किया, तो 180 किलोमीटर कितना समय लगा? 3 आवर का, यानी कि
ये 60 किलोमीटर पर आवर डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है। तो ये इसका स्पीड हो गया। तो इसको क्वेश्चन आपके सामने कैसा मिलेगा, तो देखिए इसको मैं मिटा रहा हूं, क्वेश्चन कैसा मिलेगा। क्वेश्चन रहेगा इफ ए कार ट्रैवल 180 किलोमीटर in 3 hours, what is the speed of car? Speed of car. तो speed equal to total distance by total टाइम taken। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 180 किलोमीटर और टोटल टाइम टेकन कितना हो गया 3 आवर्स, ठीक है। तो अब इसको कट करेंगे, ये आ गया 60, यानी कि 60 किलोमीटर पर आवर इसका स्पीड हो गया। तो हम सीधा बोल सकते हैं, फॉर्मूला अगर पूछा जाए, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। क्या ध्यान रखेंगे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, या s इक्वल टू डी बाई टी। s इक्वल टू डी बाई टी। तो अगर इसी को फिर इसी से फॉर्मूला बनेगा, डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, यानी कि d इक्वल टू s इंटू टी, s इंटू टी, ये फॉर्मूला हो सकता है। अगर आपसे पूछा जाए टाइम इक्वल टू क्या होगा, है ना, टाइम इक्वल टू क्या होगा, तो टाइम इक्वल टू अगर देखा जाए तो डिस्टेंस बाय स्पीड, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो डिस्टेंस बाय स्पीड, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, यानी कि t इक्वल टू d बाई s। तो ये 3 फॉर्मूला आप याद रखिएगा। न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन जो मैथ की तरह क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ये पूरा आगे भी बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे यूनिट ऑफ स्पीड किलोमीटर पर आवर, यूनिट ऑफ स्पीड जो है किलोमीटर पर आवर होगा। आपने देखिए 7 बेसिक फंडामेंटल यूनिट होता है, 7 बेसिक फंडामेंटल यूनिट होते हैं। उन 7 बेसिक फंडामेंटल यूनिट में आपको मैं कुछ फंडामेंटल यूनिट यहाँ बताता हूँ। फंडामेंटल यूनिट कहने का मतलब आपने 6 में पढ़ा होगा कि किसी भी चीज की मेजरमेंट लेने के लिए आपको 2 चीजों की जरूरत पड़ती है। एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए और उसके बाद उसके ऐसा यूनिट चाहिए, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट चाहिए। जैसे आप बोलते हो 5, तो 5 बोलने से क्या पता चलता है, कुछ नहीं पता चलता है। 5 में आपको ईयर लगाना होगा, केजी लगाना होगा, किलोमीटर लगाना होगा, मीटर लगाना होगा, सेकंड लगाना होगा, तब जाके 5 समझ में आएगा। तो लेंथ जो होता है ना, लेंथ, इसके जो ऐसा यूनिट होते हैं ये किलोमीटर होता है, नहीं सॉरी मीटर होता है। लेंथ जो होता है मीटर होता है, मीटर होता है। और इसको हम मीटर m से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। मास जो होता है इसका किलोग्राम होता है, जिसको हम केजी से इंडिकेट करते हैं। और टाइम जो होता है इसको हम सेकंड से इंडिकेट करते हैं, जिसको हम एस से यहां लिखेंगे, ठीक है। ये 3 फंडामेंटल यूनिट हुआ, 7 फंडामेंटल यूनिट होते हैं, ठीक है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसके बाद इलेक्ट्रिक करंट 5 हो गए, और फिर इलेक्ट्रिक करंट और अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेज जिसको मोल कहते हैं, एक और हो गया आपको ल्यूमिनस फ्लक्स हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, और एक और आना 7 फंडामेंटल यूनिट होते हैं, वो लिखेंगे तो क्लियर हो जाएगा, नहीं याद है। चलिए, तो ये 3 ही आपको याद रखना है, आगे आपको इससे फिलहाल आपको 3 से ज्यादा जरूरी नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो
ये क्लियर हो गया। तीन फंडामेंटल यूनिट आपको याद रखना है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं जो इस फॉर्मूला के आधार पे न्यूमेरिकल्स बनाना पड़ेगा, ठीक है। वो हम लोग न्यूमेरिकल्स बनाने का काम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज के वीडियो में पूरा पर इतना है। आप यहाँ तीनों फॉर्मूला और ये न्यूमेरिकल्स वैल्यू यानी फंडामेंटल यूनिट याद रखेंगे, ठीक है। आपका काम इतना पे चल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आज की वीडियो में पूरा पर इतना ही। ओके, थैंक यू, टेक केयर।